केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ईडी ने जिस तरह घर में घुसकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसके बाद नेताओं में ईडी को लेकर खौफ जरूर फैल गया है। विपक्षी नेताओं को आजकल ईडी के नाम से ही डर लग रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ईडी इतनी ताकतवर कैसे बनी? आखिर ऐसा क्यों है कि ईडी जिसे गिरफ्तार कर लेती है उसे लंबे वक्त तक जेल में ही रहना पड़ता है? उसे जमानत क्यों नहीं मिलती? ईडी की ताकत का राज क्या है? उसे पावर कहां से मिलती है? यह समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी होगी। पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, फिर बीआरएस की बड़ी नेता के कविता और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 महीने में 3 बड़े नेता गिरफ्तार और तीनों को ही गिरफ्तार किया ईडी ने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर आप इस वक्त किसी भी विपक्षी नेता से पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है, तो ज्यादातर नेता यही कहेंगे, चुनाव से डर नहीं लगता साहब, ईडी से लगता है। और इस डर की ठोस वजह भी है, क्योंकि इस वक्त कई बड़े विपक्षी नेता ईडी के रडार पर हैं। गांधी परिवार के खिलाफ पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पर हैं। 2014 से 2022 के बीच के 8 सालों में ईडी ने जो केस दर्ज किए, उनमें 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता अब ईडी को बीजेपी का सहयोगी संगठन बताने लगे हैं। विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि ईडी को बीजेपी ने चुनाव जीतने का हथियार बना लिया है। ईडी के सहारे विपक्षी नेताओं पर दबाव डालकर दल बदल करवाया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड वसूले जा रहे हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, अगर उसके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है तो जांच धीमी कर दी जाती है, जबकि विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है, ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ईडी आखिर इतनी ताकतवर संस्था कैसे बन गई। पहले सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड की ही बात होती थी, अचानक ईडी को इतनी प्रमुखता कैसे मिलने लगी? ईडी को किस कानून के आधार पर इतनी पावर मिली? 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू हुआ। इसी के तहत 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जिसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। शुरुआत में ईडी का काम विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन कर रहे लोगों की जांच करना था। बाद में पीएमएलए, फेमा, एफईओए जैसे कानून आए और ईडी की ताकत बढ़ती गई। साल 2012 तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उन्हीं मामलों में कर सकती थी जिनमें 30 लाख या इससे ज्यादा रकम की हेराफेरी हुई हो। 2013 में कानून में संशोधन कर 30 लाख रुपए की सीमा को खत्म कर दिया गया। 2013 में 30 लाख रुपए की सीमा खत्म की गई और 2014 में मोदी सरकार आई। इसी के बाद ईडी के एक्शन में तेजी आई। मोदी सरकार ने करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए ईडी को फ्री हैंड दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों में ये कह चुके हैं कि भ्रष्ट लोगों को ईडी छोड़ेगी नहीं। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही है, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।
यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों यानी 2013 में ईडी की जांच का दायरा बढ़ाया तो 2019 में मोदी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन कर ईडी को बहुत ताकतवर बना दिया। सरकार ने पीएमएलए की धारा 17, 1 और 18 में संशोधन किया। इसने ईडी को कानून के दायरे में रहकर किसी के घर पर भी छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया। लेकिन ईडी को असली ताकत तब मिली जब इस एक्ट में एक नई धारा 45 भी जोड़ दी गई। इसने ईडी को यह अधिकार दिया कि वो बगैर वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, ईडी अगर किसी को समन करती भी है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा ईडी के पास ये भी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को अगर समन जारी करती है तो उसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है, जबकि बाकी मामलों में बयान कानूनी रूप से तभी वैध होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया जाता है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आरोपी के पास उसकी कॉपी मंगाने का अधिकार होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉपी देने का नहीं है। पीएमएलए कानून में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। गैर कानूनी पैसों से अर्जित की गई संपत्ति के स्कोप को भी बढ़ा दिया गया। इसके तहत ईडी को पावर दी गई कि अगर उसे लगता है किसी ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर कानूनी पैसों से संपत्ति अर्जित की है तो ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के मामलों में जब समन किया जाता है तो ये भी बताया जाता है कि अभियुक्त को आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर गवाह के तौर पर, लेकिन ईडी को यह अधिकार हासिल है कि वो इसकी जानकारी नहीं देती। इसके साथ साथ ईडी के अधिकारी जब आरोपी से पूछताछ करते हैं तो उस दौरान दिए गए बयानों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के मामलों में ऐसा नहीं होता, बल्कि तभी उन बयानों को वैध माना जाता है जब मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हो। हालांकि पीएमएलए के तहत ईडी पर मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की कोई निगरानी नहीं होती। पीएमएलए एक्ट में हुए इन बदलावों का ही ये असर है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर है कि कहीं अब केजरीवाल भी लंबे वक्त तक अंदर न चले जाएं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ईडी को मोदी सरकार का गुंडा बता रही हैं। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे, ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आतिशी भले ही ईडी को मोदी सरकार का गुंडा बताएं, पैसे वसूलने वाला संगठन बताएं, लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को दी गई पावर पर मुहर लगा दी है।
2019 में सरकार ने पीएमएलए में संशोधन कर ईडी को जो ताकत दी थी, उसे विपक्षी पार्टियों समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगस्त 2022 में सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मिली ताकत पर मुहर लगा दी। 3 जजों की बेंच ने 545 पन्नों में दिए फैसले पर यह कहा कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समन जारी करने के जो अधिकार मिले हैं वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे आरोपी को ECIR यानी रिपोर्ट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ कारण बता देना ही काफी है। ईडी के काम में असली तेजी सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर के बाद आई। इसे आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। 2012-13 में ईडी के हाथ में करीब 200 केस थे। मोदी सरकार के शुरुआती कार्यकाल में तो ईडी के केसेस में कमी आई, लेकिन इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2019 के बीच इसमें अचानक जंप आया। 2019-20 में ईडी के पास करीब 600 केस आ गए और 2021-22 में ये संख्या 2200 तक पहुंच गई। अगर हम साल दर साल के हिसाब से देखें तो 2012-13 में ईडी के पास 221 केसेस थे। 2013-14 में ये कम होकर 209 रह गए। 2014-15 में ईडी के पास 178, 2015-16 में सबसे कम 111 केस रह गए। 2016-17 में फिर से संख्या बढ़कर 200 हो गई। 2017-18 में 148 और 2019-20 में ईडी के पास 562 केसेस थे। लेकिन 2019 में ईडी एक्ट में संशोधन के बाद ये संख्या अचानक बढ़कर 981 हो गई और 2021-22 में अपने उच्चतम स्तर यानी 1180 केस तक पहुंच गई। लेकिन ईडी के एक्शन में असली तेजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई। ज्यादातर बड़े नेता भी इसी के बाद गिरफ्तार हुए। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किए गए संशोधनों को सही ठहराया तो उसके बाद ईडी का एक्शन और बढ़ गया। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह, संजय राउत, हेमंत सोरेन, के कविता या फिर अरविंद केजरीवाल, इन सब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी 2022 के बाद ही हुई है। खास बात यह है कि अगर ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो उन्हें जमानत भी बहुत मुश्किल से मिलती है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब तक जेल में ही हैं। ईडी के पक्ष में एक ये बात भी जाती है कि इस जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट बहुत ही शानदार है, यानी अगर ईडी किसी मामले को कोर्ट में ले जाती है तो फिर सजा भी दिलवा कर रहती है। ईडी के जांच से नेताओं के डर की यह भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि बाकी एजेंसियों के मुकाबले में केस कई साल तक खिंच जाते हैं। लेकिन अगर ईडी ने जांच जल्द कर सजा दिलवा दी तो फिर चुनाव लड़ने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। अब जबकि ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है। उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। कल ही विपक्षी नेताओं का एक दल इलेक्शन कमीशन से मिलकर शिकायत कर चुका है।